स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय BL मेघवाल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हल करेंगे। तो आप क्लास को दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हो तो अपने और भी मित्र साथियों से सब्सक्राइब कराएं, उनको चैनल से जोड़ें और क्लास को दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दे भाई। चलिए, जो आपका पेपर था कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान का पेपर था भाई। समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 थे। तो चलिए, अब आप कैसे पेपर करके आए हैं आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि वैकल्पिक प्रश्न हल करेंगे पहले, और वैकल्पिक प्रश्नों की सारणी बनती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर। पहला प्रश्न है जो है, पहला प्रश्न कहता है आपका, ध्यान से देखिए, 25 डिग्री C का केल्विन में मान क्या होगा। चारों ऑप्शन है। देखिए 273 में अपन को क्या करना है, 25 प्लस करना है। 273 में कितने प्लस करना है, 25, क्योंकि केल्विन आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा माय डियर, 298। पहले प्रश्न में आपका बी वाला हो गया। चलिए, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। 0 डिग्री C पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखो क्या होती है, 0 डिग्री है तो जल की ठोस होती है। ये वाला हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 में आंसर। चलिए, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन का उदाहरण क्या है, आप कैसे करके आए हैं मिला लीजिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं भाई। तो इमल्शन का उदाहरण क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका सही वाला माना जाएगा दूध। इमल्शन का उदाहरण कौन है, दूध है। चलिए, अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप कौन सा करके आए हैं मिला लीजिए। इसका आंसर है -183 है ना, डिग्री C। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो कितने भाई, 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। चलिए, अगला देखिए, बहुपरमाणुक सल्फेट आयन का संकेत है। बहुपरमाणुक आयन का, है ना, बहुपरमाणुक सल्फेट आयन का संकेत क्या होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन C वाला सही होगा आपका, SO4-2। चलिए, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो माय डियर ध्यान से देखें, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। वैकल्पिक प्रश्न है ये भी। एबेसेड है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, 281, ठीक है ना, 281। चलिए, अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है आपका, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए, अगला देखिए, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, है ना, यानी कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। क्वेश्चन इजी है ना, इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं है भाई। तो देखिए ध्यान से इसे, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो देखिए, किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सूत्रकणिका को ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, क्रियात्मक खंड को जीन कहेंगे, जीन। क्या कह दिया, जीन कह दिया। 10वें प्रश्न में सी आंसर सही है आपका। 10वें नंबर के प्रश्न में DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। चलिए, जो अगला प्रश्न के टाइप है आपके, अब वो आते हैं रिक्त स्थान, है ना। अब रिक्त स्थान है तो देखिए, मैं इधर लिख दूंगा, जीवधारियों में हेतु नई कोशिकाएं बनती है ना। तो कोशिका विभाजन आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आ गया पहले में, मिला लीजिए आप क्या लिखा है। चलिए, दूसरा देखिए, अमीबा जीव है ना।
अमीबा जीव है, तो अमीबा कौन सा जीव है भाई, कौन सा है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कौन सा जीव हो गया, एक कोशिकीय। अगला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ पहले रिक्त स्थान में चालनी नलिका पाई जाती है, किस में पाई जाती है भाई, फ्लोएम में। किस में पाई जाएगी, फ्लोएम में, फ्लोएम उत्तक में पाई जाती है। चलिए अगला देखिए, 4 नंबर का रिक्त स्थान है आपका, उसे देखिए ध्यानपूर्वक। रक्त एक प्रकार का उत्तक है, कैसा उत्तक भाई, तरल संयोजी। कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है ना, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला देखिए, स्थिति में परिवर्तन एक है, स्थिति में परिवर्तन एक है, तो क्या है भाई, या तो आप यहाँ पर गति लिख सकते हो, गति, या फिर गति नहीं लिखना चाहो तो विस्थापन लिख दो, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप, गति या विस्थापन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो। तो सबसे जो फेमस है, सबसे सर्वाधिक पेपर में आता है वो है भाई लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया, लोहे पर जंग लगना। चलिए अगला देखिए, यौगिक किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, इतना बड़ा लिख तो नहीं सकता मैं, तो आप सुन लीजिए। इसमें आप बोल सकते हो दो या दो से अधिक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। क्या कह दिया, यौगिक कहते हैं। तो प्रश्न था आपका, यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। देखिए अगला प्रश्न है आपका, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर टो से कारण दो। तो कारण क्या है, देखिए, सॉरी एक प्रश्न रह गया था यहाँ पर, प्रश्न 19वां है ना, इसे देख लीजिए पहले। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, है ना, 19वां, क्योंकि यौगिक तो देख ही लिया था। तो 19वां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसका एक और नाम क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोल देंगे जिसे। और देखिए ये ठोस रूप में, कौन से रूप में, ठोस रूप में, है ना, ठोस रूप में। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगला देखिए, 20 नंबर का जो प्रश्न है आपका वो है लोहे की, 20वें नंबर का प्रश्न कौन सा आपका, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर टो से कारण दो। तो क्या कारण है भाई, लोहे का गलनांक कमरे के गलनांक ले लो और क्वथनांक भी ले लो। गलनांक और क्वथनांक कमरे के तापमान पर ज़्यादा होता है इसलिए, और नमी आर्द्रता के कारण भी होता है। देखिए आप ऐसे लिख दोगे कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर टो से कारण बताओ। तो लोहे का गलनांक और क्वथनांक कमरे के तापमान से ज़्यादा होता है तथा नमी आर्द्रता के कारण ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए, अगला जो है आपका, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, है ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 का जो है ना आपका, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सुनो ध्यान से। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 22 आपका, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। तो जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, वेग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर था आपका, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अब देखिए अगला जो आपका
गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखो। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का अगर पृथ्वी पर बात की जाए, पृथ्वी पर तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है, तो है ना, ये तो पृथ्वी पर हो गया। कहाँ पर हो गया? पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है तो 9.865, बात एक ही है ना। यहाँ पर सिर्फ 9 पॉइंट है, यहाँ पीछे संख्या आ गई भाई, पूरा लिखना चाहो तो, ठीक है ना। 9.8 लिख दो वो भी सही है, या फिर ऐसे लिख दो, दोनों सही है। लेकिन क्या आना चाहिए? MS स्क्वायर, दोनों के पीछे MS स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो, गलनांक को परिभाषित करो। गलनांक को परिभाषित करो, तो गलनांक को परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? देखो, जिस पर वह अपनी, है ना, जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उसे गलनांक कहते हैं ना। किसी पर जिस, है ना, अब कैसे भाई, कोई पदार्थ है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उसे गलनांक कहते हैं। अब अगला देखिए, टिक्चर आयोडीन में विलय कौन है? टिक्चर आयोडीन में विलय कौन है? तो देखिए इसमें दो है भाई, एक तो आयोडीन है, कौन है? आयोडीन। एक तो हो गया आयोडीन और दूसरा हो गया आयोडीन और एल्कोहल। एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल हो गया। जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 27, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखो। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। पहला कौन सा था आपका? प्रोटियम। कौन सा था? प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। तीसरा कौन सा था? ट्रिटियम या ट्राइटियम, है ना। प्रोटियम, डाइटोरियम और ट्रिटियम, ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी हाइड्रोजन की प्रजातियां बोल सकते हो उसे आप, है ना। समस्थानिक के 3 उपयोग लिखने आपको। समस्थानिक के 3 उपयोग, बिल्कुल इजी प्रश्न है। समस्थानिक के 3 उपयोग, तो देखिए, कोबाल्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसमें कोबाल्ट का उपयोग कैंसर में किया जाता है। तो कोबाल्ट का उपयोग तो कैंसर के उपचार में हो रहा है ना। समस्थानिक के 3 लिखने, पहला कोबाल्ट है तो कैंसर में हो रहा है, दूसरा यूरेनियम है तो परमाणु भट्टी में उपयोग हो रहा है, और तीसरा आयोडीन है तो गलकंड गेंगा गाइटर रोग में हो रहा है। चलिए अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है आपका, चाल व वेग में अंतर कीजिए। चाल व वेग में अंतर कीजिए, तो देखिए सबसे पहले चाल को देखते हैं, चाल क्या होता है। तो चाल देखिए, चाल किसी वस्तु की गति दर्शाती है। चाल क्या करती है? किसी वस्तु की गति दर्शाती है तथा अदिश राशि है ना। और वेग की बात करें तो वस्तु का परिमाण और दिशा दर्शाता है और अदिश राशि है। ये अंतर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि प्रश्न कितने नंबर में आ रहा है? सिर्फ कितने नंबर में था ये देख लीजिए, कितने नंबर में? बिल्कुल 1.5 नंबर में। तो आपको ज़्यादा लिखना ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा बताना था। अगला देखिए, 30वां दे रखा है, गति का तीसरा समीकरण लिखिए। तो देखिए एक समीकरण तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, है ना। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है वो है आपका, दाब किसे कहते हैं। अब दाब किसे कहते हैं, तो देखिए, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिए इसे। प्रश्न नंबर 32 में किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तेरे पहले वस्तु का द्रव्यमान देखेंगे। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा बताता है। द्रव्यमान क्या करता है? वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा बताता है। और भार क्या करेगा? वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है। ये हो गया अंतर, आपको ऐसे लिखना था। इसमें आप कैसे लिखा है मिला लीजिए। चलिए अगला देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो देखिए, एक परमाणु में पदार्थ के कणों का कुल द्रव्यमान, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो,
उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, है ना। एक बार और सुन लीजिए, है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो एक परमाणु में पदार्थ के कणों का कुल द्रव्यमान, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कितना, एक, है ना। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपका वो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना कीजिए। तो देखिए H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर 14, N बराबर कितना आ रहा है 14U, O बराबर कितना आ रहा है 16U। अब क्या हो जाता है, 16 × 3 करेंगे, 16 × 3 करेंगे, है ना। 16 × 3 कर लिया। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा 16 × 3 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया, 48 आ गया ना। अब इसे कैसे करेंगे कि 1U प्लस 14U प्लस 48, यानी जो आपका आंसर है वो कितना है 63U। कितना है 63U, 63U है, मिला लीजिएगा आप। चलिए अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपका वो है, ध्यान से देखिए इसे, एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड का सूत्र लिखना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम का AlCl3, ये किसका हो गया एल्यूमिनियम का, और देखिए Na2S, ये किसका हो गया सोडियम सल्फाइड का। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बोर की अवधारणा लिखिए, बोर की अवधारणा लिखिए। बोर का मतलब क्या होता है भाई, नील्स बोर, क्या नाम इनका, नील्स बोर। बोर आ गया, नील्स नहीं आया आगे। तो देखिए इसकी अवधारणा क्या क्या थी। नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया था, जिन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें 4 कक्षक थे, K, L, M और N, तथा इन्होंने ये बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूर्णन यानी गति करते हैं, घूमते रहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ये थी आपकी नील्स बोर की अवधारणा है। चलिए, है ना, जैसे बोर आया था बस नील्स नहीं आया था आगे ना, लेकिन वही है नील्स बोर का। चलिए अगला देखिए, उत्प्लवता। उत्प्लवता से आप क्या समझते हैं, परिभाषा देनी थी आपको। उत्प्लवता से आप क्या समझते हैं, तो उत्प्लवता के आंसर में आप लिखोगे, सुनना ध्यान से, क्या लिखा है आपने, मिला लीजिएगा। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को उत्प्लवता बल कहते हैं, है ना। क्या है, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए या लगाए जाने वाले बल को उत्प्लवता बल कहते हैं। अगला देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को समझाओ। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को कैसे समझाना था, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को समय के प्रति इकाई वेग में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको इसमें लिखना था। चलिए अगला देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। ऊर्ध्वपातन समझाना आपको, क्या समझाना भाई, ऊर्ध्वपातन। तो देखिए ऊर्ध्वपातन में लिखोगे आप, है ना भाई, क्या लिखना था आपको, मिला लीजिएगा। क्या लिखा आपने, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण जमना और पिघलना, जमना और पिघलना ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, मिश्रण व यौगिक में अंतर कीजिए। मिश्रण व यौगिक में अंतर कीजिए। तो मिश्रण में क्या लिखना था आपको, देखिए मिश्रण में लिखना था 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, है ना, शारीरिक रूप से मिलाकर बनाए गए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, है ना, जो रूप मिल जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मिश्रण। और यौगिक क्या है, यौगिक में अंतर करना है तो यौगिक क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, है ना, या तत्वों के रासायनिक रूप से मिलाकर बनाया गया पदार्थ यौगिक कहलाता है। मिश्रण में तो भाई लिख दोगे आप कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जो रूप मिल जाते हैं उन्हें, जो नए पदार्थ बनते हैं ना, उन्हें मिश्रण कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। और तत्वों में लिखोगे कि
सॉरी यौगिक में, क्या लिखोगे यौगिक में, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से मिलाकर बनाया गया पदार्थ यौगिक कहलाता है। चलिए अगला जो आपका था वो था पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये तो आपने बना ही दिया होगा। न्यूरॉन का नामांकित चित्र, न्यूरॉन का भी आपको बना ही दिया होगा आपने, कुछ इस प्रकार से था, है ना, जिसे आप तंत्रिका ऊतक भी कहते हो न्यूरॉन, है ना। यहाँ पर नाम थे इनके, है ना। चलिए अगला कोलाइडल के गुणधर्म लिखो। कोलाइडल, है ना, या कोलाइड के गुणधर्म लिखो। कोलाइड के गुणधर्म लिखो। तो कोलाइड के गुणधर्म क्या थे? पहला आप इसमें लिखोगे ये विषमांगी मिश्रण है, कैसा है, विषमांगी। दूसरा लिखोगे कोलाइड के कण छोटे छोटे होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड में फिर लिखोगे प्रकाश की किरणों को फैला देता है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है वो है आपका प्रश्न नंबर 44। जटिल ऊतक की विस्तार से व्याख्या करो, आवश्यक चित्र भी बनाओ। तो देखिए चित्र तो आपका दिया हुआ नहीं है बुक में, तो आप जटिल ऊतक का विस्तार से व्याख्या करनी है तो समझो इसे कैसे लिखते हो आप, कि कई तरह की, इसका आंसर में लिखते हैं आप, कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल ऊतक कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह कोशिकाएं एक इकाई रूप से काम करती हैं तथा जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का कार्य जल का वहन करना है पौधों में, फ्लोएम का कार्य भोजन का वहन करना है ना। ये इसके बारे में लिखना था आपको। चलिए अगला देखिए, अगला जो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 45 में, तो प्रश्न नंबर 45 है आपका संवेग संरक्षण का नियम लिखो। संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो इसमें आपको लिखना था कि जब तक किसी पिंड पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक उसका वेग, है ना, या संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है। जब तक किसी पिंड पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक उसका संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला जो था आपका 2 किलोग्राम क्रिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 ms 1 के 37 के वेग से छोड़ी जाती हैं। क्रिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करो। तो कैसे सवाल था भाई, आप इसे ऐसे करते हैं कि देखिए क्रिस्टल का द्रव्यमान लिखना था आपको। किसका? क्रिस्टल का द्रव्यमान। तो m बराबर 20 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 किलो, है ना। के दिया हुआ है kg, है ना। देखिए केल्विन में बदल दिया, 20 के लिख दिया आपने। आगे देखिए गोली का द्रव्यमान तो कितना? 20 g बराबर 20 kg, v बराबर 150, इसी में दे रखा ना है 150 ms, और m समीकरण लगानी थी आपको, mv प्लस mu, है ना, बराबर 0 वाली समीकरण लगानी थी आपको। और फिर इसके बाद आपको क्या करना था, इसे आपको बटे में जमाना था, v बराबर माइनस mv बटा m। फिर ये लगाने के बाद आप क्या करते हैं कि ये लगाने के बाद आप जमाते इसको 0.020 kg, और इधर लिखते हैं 150 ms, और बटे में क्या लिखते हैं आप 2.0 kg। तो बराबर आपका आ जाता आंसर 1.5 ms। कितना आ जाता है? 1.5 ms। आपको वीडियो कैसा लगा? अथवा का तो आप दोनों में से एक करना रहता है, इसलिए मैंने पहला करके बता दिया। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बता दीजिए कि भाई हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका कक्षा 9 का विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ था आपका द्विवार्षिक का।